मैंने आपको बताया था टीआईआर। ठीक है, टीआईआर में मैंने बताया था आपको कि अगर लाइट का टीआईआर हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या आता है? वन आता है इन टीआईआर। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान में ये सारी चीजें होती है। अब यहां पर म्यू भी पूछ सकता है और आईसी भी पूछ सकता है। अच्छा, ये कंडीशन होती है ग्रेजिंग की। किसकी होती है? ग्रेजिंग। इस ग्रेजिंग का मतलब होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल के बराबर हो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा ग्रेजिंग के लिए की आती है। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। अब यहां पे मैंने सीधा सोल्यूशन रख दिया क्योंकि आसान, क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी क्रिटिकल एंगल। आपको मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है? √3। तो अगर मैं इसको करने जाऊं तो आपको पता है कि म्यू साइन आई सी इक्वल्स टू में क्या है भैया? तो म्यू की वैल्यू क्या है? √3 रखी है। आपको साइन आई सी निकालना है तो वो साइन आई सी इक्वल्स टू में क्या लेगा? 1/में √3। और आई सी इक्वल्स में क्या होगा? साइन इनवर्स 1/में √3। ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। खैर, आपको यहीं तक लिखना है, इसके आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको पता है इसकी वैल्यू तो आप सीधा लिख सकते हो 35.3 डिग्री। बाकी आप वहीं पे छोड़ दो आंसर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2010 में आया था। क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है भी। कह रहा है कि कैलकुलेट द लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको एक मीडियम के अंदर इस लाइट की स्पीड निकालनी है। यदि कह रहा है क्रिटिकल एंगल क्या है भैया? 30 डिग्री। उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री। अगर आपको क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री रखा है तो आपको पता है कि म्यू साइन आई सी इक्वल्स टू में क्या होता है? 1 होता है। तो म्यू साइन आई सी, आई सी की वैल्यू क्या है? 30। 30 रखिए तो ये हो जाएगा आपका म्यू इक्वल्स में साइन आई 30 कितना होता है? 1/2। ये 2 हो गया तो म्यू की सॉरी म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। यदि आपको म्यू पता लग गया, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग गया, उस मीडियम का, तो भैया आप लाइट की स्पीड उस मीडियम में निकाल सकते हो। क्या होता है भैया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम? क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम? क्या होता है? सी नॉट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी नॉट कितना है? 3 × 10⁹ और ये क्या है? 2। ये डिवाइड करो तो 1.5 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड आ गई उस मीडियम में। ठीक है, अच्छा 8 होती है, 8 लिख दो। ठीक है, अब ये हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आ तो पंजाब में रखा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड कितनी रखी है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में कितनी रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा भैया इफ अ रे ऑफ लाइट पोजेस passes from liquid into air, calculate the value of critical angle। लाइट कहा जा रही है लिक्विड से एयर, यानी डेंसर से रेयर। आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल मतलब कि ग्रेजिंग हो रही है। क्या हो रही है? ग्रेजिंग हो रही है। क्रिटिकल एंगल कब होता है? जब ग्रेजिंग होती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी अपने को पहले म्यू निकलेगा। म्यू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही होता ना भैया म्यू का फॉर्मूला। कितनी है? ये 3 है और ये क्या है? 1.5 है। तो क्या आएगा? 2। यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता लग गया। मुझे क्या निकालना? क्रिटिकल एंगल। तो हम जानते हैं म्यू साइन आई सी क्या है भैया? क्रिटिकल एंगल बोल रहा है तो भैया यही होना चाहिए। तो भैया क्या होगा? साइन आई सी 1 में क्या हो गया? म्यू। और म्यू की वैल्यू कितनी रखी है बेटा? 2। तो आई सी क्या होगा? आई सी क्या होगा? 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 30 डिग्री आ गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है भैया? 33वां। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा है। देखिए, कह रहा है भैया फॉर अ सिचुएशन, आपको दे रखी है फाइंड द मैक्सिमम एंगल फॉर आई। आपको आई के एंगल की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, इस आई एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए प्लीज, बोलिए मत। फॉर विच लाइट सफर टी आई आर। लाइट क्या हो रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है एट द वर्टिकल सरफेस, इस वाली सरफेस के साथ। ठीक है, चलो अपने को ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए भैया, लाइट
का TIR हो रहा है, आप TIR को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप ग्रेसिंग तक ही कैलकुलेट कर सकते जहां पे ग्रेस हुआ है। ग्रेसिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जब लाइट ग्रेस करती है तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी? क्रिटिकल एंगल के बराबर। और आर की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। बताओ, 1000 बार बता रखा है मैंने। अब यही हुआ है, यहां पर लाइट ग्रेस कर गई है। अच्छा, मुझे ये भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मुझे ये। यदि मुझे आईसी की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे पता है ये क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है? तो भैया अगर मुझे आईसी की वैल्यू पता लग जाए, ये तो 90 होगा तो ये वाला एंगल आ ही जाएगा। और यदि ये वाला एंगल आ गया तो भैया मैं इस वाले एंगल को निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए पहले। ये थोड़ा स्टेप वाइज क्वेश्चन है, मैं इन दोनों पॉइंट का नाम देता हूं, इस पॉइंट का नाम देता हूं ए, इसको बी लिखता हूं और इसको ए लिख देता हूं, है ना। तो एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूं मैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए, एट सॉरी बी, बी पर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम, या ऐसे लिख देना, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। μ1 क्या है? μ1 क्या है? क्रिटिकल एंगल, सॉरी, μ1 क्या है? 1.25 साइन आई क्या है? क्रिटिकल एंगल। μ2 क्या होगा भैया? बाहर का मीडियम जो कि क्या एयर है, 1 होगा। और आर क्या होगा भैया? 90 डिग्री, है ना, 90। तो यहाँ पे 1.25 साइन आई सी, ये 1 हो गया पूरा, तो साइन आई सी कितना होगा बेटा? 1.25, ये कट गया तो क्या हुआ? 2 जीरो आ गया। ये हो जाएगा आपका 4/5। तो आईसी की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन इनवर्स 4/5। देखना एक बार इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे। देखना फोन में, देखो साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या होती है? बस देख लो, फोन तो वैसे चला भी बाहर बैठ करके, है ना, कैलकुलेटर है। अबे भाई यार, आप तक कभी यूज ही नहीं किया होगा इसने। ये देख, माइंड कर ले, माइंड कैलकुलेशन, जिंदगी बीत जाएगी माइंड करते करते तेरे को यहाँ पे। ये देख, ये देख, ये देख, आ गया साइन इनवर्स क्या है? 4/3, 5। अब भाई ये रहा ना, ये देखिए आएगा साइन इनवर्स आ गया 4/5। ये आएगा 55, सॉरी, आईसी कितना आ रहा है? आईसी इक्वल्स टू में क्या आएगा? 53.13 डिग्री। क्रिटिकल एंगल आ गया मुझे, ठीक है। हम जानते हैं इसको नाम देते हैं सी, ये सी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में हमें पता है ये आईसी 90 और आर, इन तीनों का सम क्या आएगा? 180। आईसी कितना है? 53.313। 90 आर 180, कितना आ रहा है भैया आर की वैल्यू? कितना आ रहा है आर की वैल्यू? 180 माइनस 90 प्लस 3.3, 36.87, 36.87 डिग्री आ गया आपका आर, ये आ गया। अब ये जब 36.87 डिग्री आपका आर आ चुका है, तो अब आते हैं भैया एट पॉइंट ए पे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए। ए पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहता है भैया ए पे स्नेल्स लॉ? μ1 साइन आई, जो कि आपको निकालना है यहाँ पे, μ2 साइन आर।
म्यू 1 क्या है भैया 1, साइन आई आपको निकालने, म्यू 2 क्या होगा 1.25, साइन आर कितना भैया, आर की वैल्यू कितनी निकाल रखी है 36.87, साइन 36.87 की वैल्यू देखना, साइन आई ये देख सकती है ना, देख के बता, साइन 36.87 माइनस, पगला गई है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे नेगेटिव हो सकता है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसे नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है पहले क्वाड्रेंट में, आ रही है -0.9 पूरे की वैल्यू 0. इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ कितनी आनी चाहिए, 30 0.5 0.6 के आसपास आनी चाहिए, 0.6 के आसपास, 0.7 0.7 आ रहा है, ठीक है। तो आई इक्वल्स में क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1.25 इंटू 0.7, ये हो गया आपका आई की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस नहीं लगाना, माइनस हो नहीं सकता ना वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। नहीं मैं कह रहा हूँ ये ऐसी वैल्यूज देगा नहीं तेरे को, तेरे को वैल्यू अगर ऐसे देगा ना, ऐसे जैसे साइन इनवर्स 4/3 आ गया, तो लिखा होता है पेपर में कि साइन इनवर्स इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये आ गया इसकी वैल्यू लिखी होगी, क्योंकि ये टीचर को भी नहीं पता होता भाई, हम भी तो वही उतनी वैल्यू क्या, ज्यादा 37 की वैल्यू पता होती है, cos 37 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू, 37 की वैल्यू, ये जो वैल्यूज नॉर्मली यूज होती है वो पता होती है, वरना 37 की वैल्यू नहीं देगा आपको, ठीक है। तो भैया इसे ध्यान रखना, ये आपको घी मिल रहेगा, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखो लिखा तो आईआईटी है, लेकिन कई सारे इसका कंसेप्ट कई सारे क्वेश्चंस में वैसे भी यूज होता है, लिखा आईआईटी है, लेकिन ये आईआईटी जैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। मैं इसकी जनरल फॉर्म कराऊंगा, बाद में आप उसमें नंबर पुट करो, आंसर निकाल सकते हो। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, a point source of light S is placed at the bottom of the vessel containing a liquid of refractant कितना रखा है 5/3, एक वैसल है, बर्तन है, ठीक है, पानी से भरा पड़ा है, ये पानी से भरा पड़ा है, ठीक, और यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है S, ठीक है। कह रहा है कि लाइट ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। अब लाइट अगर बाहर निकलेगी तो ये सोर्स दिखेगा, भाई अगर ये लाइट रे जो आ रही है ये बाहर अगर निकल गई तो ये यहां से बाहर से आप देखने पे सोर्स दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन कह रहा है कि सोर्स दिख ही नहीं रहा, समझे, तो इसका मतलब लाइट बाहर आई नहीं है। लाइट बाहर नहीं आने का मतलब है कि आपकी लाइट यहां तक तो आई सरफेस तक, लेकिन फिर उसका क्या होगी, ग्रेजिंग होगी, क्या होगी, ग्रेजिंग, क्योंकि हम और के लिए कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते ग्रेजिंग के अलावा, पता ना आपको, लाइट अंदर भी जा सकती है, टीआईआर भी हो सकता है, लेकिन आप टीआईआर के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था केवल एक ही सर्टेन कंडीशन होती है टीआईआर में, ग्रेजिंग, जिसके लिए आप कैलकुलेशन करते हो, जिसके लिए आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल के बराबर होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, याद है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर सोर्स नहीं दिखाई दे रहा, कह रहा है कि भैया सोर्स कह रहा है, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज एन ओपेक डिस्क, इसके ऊपर एक ओपेक डिस्क होती है, मतलब ऐसी डिस्क जिसके आर पार नहीं दिखे जा सके, ठीक है। तो यहां से तो दिखेगी ना, क्योंकि ओपिक है, ओपिक है, ओपेक है, ठीक है, क्योंकि ओपेक के आर पार तो देखा नहीं जा सकता, और दूसरा अगर साइड से भी देखूं तो भी सोर्स नहीं दिख रहा, इसका मतलब लाइट बाहर आ ही नहीं पा रही, लाइट यानी ग्रेस कर गई लाइट, ठीक है। तो कह रहे हैं डिस्क की रेडियस रखी आपको 1 सेंटीमीटर, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, द सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है भैया, ओ है, बाद में बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। द लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड आउट, कह रहा लिक्विड जो है यहां से लगातार क्या हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है, ऐसा बाहर निकल रहा है, ठीक है, थ्रू द टैप, एक टोटी लगी है उससे निकल रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये हाइट निकालनी है, फॉर विच सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल, सोर्स को बिल्कुल ना देखा जा सके,
समझ गया? तो मैंने कहा ये ट्रेंड होते होते ये वाली सिचुएशन आ गई जो अभी मैंने डायग्राम में बना रखा है। मतलब लिक्विड निकल रहा है और ये सिचुएशन आ गई कि लाइट क्या होगी, ग्रेस कर गई। क्या कर गई? ग्रेस कर गई। और यदि ग्रेस कर गई है लाइट तो बताइए बच्चों ये एंगल क्या होगा? आईसी। और ये ऊपर वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसे यहां पर भी होगा। इस कंडीशन में, हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, पानी लगातार निकल रहा है अभी भी, वाटर बाहर निकल रहा है, लेकिन जब इसका लेवल एच हो गया और इसकी रेडियस क्या है? ये डिस्क की रेडियस आपको दे रखी है आर, ठीक है? रेडियस आर थी, हाइट एस थी, तो ये जो सोर्स है ना वो बाहर दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो कह रहा है इस एच की वैल्यू निकाल दो, इस एच की वैल्यू क्या होगी? तो अच्छा एक बात बताओ, ये आईसी है तो ये एंगल क्या होगा? भाई आईसी होगा, ये आईसी है तो ये भी क्या होगा? आईसी, हाफ एंगल। ठीक है? पता नहीं पता? चलो भैया आप देखते हैं, आप करते हैं, ठीक है चीजों को। अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल, नाम देते हैं इसको ए ओ एस, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ एस। ए ओ एस में देखोगे तो आर आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है? एच निकालना है। ठीक है? तो बच्चे क्या होता है? परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस कहां यूज होता है? टेन थीटा में। कहां यूज होता है? टेन थीटा क्या होगा भैया? टेन थीटा की यहां पे क्या आएगा? आईसी। बोलो हाँ। थीटा भी क्या आएगा? आईसी। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? आर। बोलो हाँ। और बेस क्या आपका? एच। तो टेन आईसी इक्वल्स टू में आर अपॉन में एच। ठीक है? ये आर अपॉन में एच आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, एच की वैल्यू निकालनी है। अपने को क्रिटिकल एंगल भी नहीं दे रखा। अपने को क्रिटिकल एंगल अगर दे रखा होता तो हमारे से आर से एच निकालने के लिए क्या करते? आर अपॉन में टेन आईसी करते, लेकिन यहाँ पे तो आईसी दे नहीं रखा, तो मतलब ये भी मामला खराब हो गया। ये हमें टेन आईसी की वैल्यू पता लगी। अच्छा एक बात पता है, अगर तो वो छोड़ ना, म्यू यू छोड़, अभी म्यू को तो बात ही नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे म्यू कहाँ यूज करेगी? यहाँ पे म्यू यही यूज कर सकते ना। आप देखो अब क्या करेंगे, सुन लीजिए। अब आ रहा है मुद्दा, ठीक है असली। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट ए, ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है? क्या कहता है? साइन म्यू साइन आई बराबर में म्यू वन, म्यू है ना, और म्यू टू साइन आर, है ना भाई? तो म्यू वन साइन आई, म्यू वन की वैल्यू क्या भैया? आपको दे रखा है वैसे, कितना है? 5/3। क्या दे रखा है? तो खैर अभी मैं म्यू लिख रहा हूं मैं। साइन आई क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है? और म्यू टू क्या है भैया? एयर है, बाहर एयर है, एयर का क्या हो गया? 1। और ये क्या हुआ? साइन आर क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर म्यू दूसरे मीडियम का 1 दे रखा है और आर की वैल्यू ग्रेसिंग हो रखी है, तो 90 डिग्री होगी। ठीक है? तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू साइन आईसी 1। तो आपका साइन आईसी की वैल्यू क्या रही है? 1/म्यू। अच्छा, अब आपको बता दूं ये एंगल बहुत छोटा है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम्म, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको लिख दो एक बारी। साइन आईसी को क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना, बराबर में 1/म्यू। परपेंडिकुलर क्या आपका? आर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका? ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में क्या होगा? 1/म्यू। यार उसकी तो आवश्यकता नहीं पड़ती फिर तो, टेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देख यहीं से आ जाएगा, टेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए
कैसे? अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या होगा आर स्क्वायर, ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस बराबर में क्या होगा म्यू स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया ना मैंने, इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस बराबर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बराबर में से क्या हुआ एच स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है एच निकालना है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये क्या हुआ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर में एच स्क्वायर, तो एच क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो भैया एच की वैल्यू क्या होगी आर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी वैल्यू है, इसका आपका यूज ही नहीं हुआ, ये यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आर पता आपको कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, म्यू पता आपको 5/3, तो आप एच निकाल सकते, देन एच इक्वल्स टू में, अच्छा म्यू यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, तो आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, चाहे एसआई यूनिट हो चाहे एमकेएस यूनिट हो चाहे सीजीएस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधा मैं आर की वैल्यू 1 लिख रहा हूं, म्यू की वैल्यू 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट कर दिया मैंने, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आपको एच की वैल्यू निकल आएगी, एच की वैल्यू आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए टीआईआर की एक आखिरी एप्लीकेशन बची थी, मैंने आपको बता दिया था डेविएशन ऑफ इमेज बाय प्रिज्म के थ्रू, इमेज को डेविएट कराया था तीन तीन अलग अलग तरीके से, एक बार 0 डिग्री से डेविएट कराया था, एक बार 90 डिग्री से डेविएट कराया था, एक बार 180 डिग्री डेविएट कराया था, ये भी करा दिया था, मिराज भी करा दिया था, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड भी बता दिया था मैंने कि डायमंड क्यों चमकता है आपका। आखिरी एप्लीकेशन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का नाम है भैया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल देखिए भैया बहुत सिंपल सा है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है भैया, तो जनरली जो आजकल आपके घर में वाईफाई आता है ना, वो ऑप्टिकल वायर वाला सिस्टम खत्म हो गया, जो पहले कॉपर वायर से आता था, अब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब फाइबर से आता है, ठीक है। अब जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें सिग्नल कैसे आता है, उससे पहले हम बना देखते हैं कि वो होता क्या है। देखिए आपको उतना पतला सा, देखिए एक्चुअल में जो काली सी वायर है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस वायर के अंदर जो पतली सी वायर गई होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और अगर मैं देखूं तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरीके से लेयर होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये है इसका एक्सिस, ठीक है, इसे कहते हैं कोर, इसको कहते हैं क्लेडिंग, क्लेडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1 और इसका होता है μ2, ठीक है, और यहां पर μ1 जो होता है वो μ2 से बड़ा होता है, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लेडिंग का क्या होता है कम होता है, ठीक? ये एक्सिस है। अब यहां से हम क्या करते हैं, लाइट को इस प्रकार से एक पर्टिकुलर एंगल पे छोड़ते हैं, ये एंगल आई हो गया, लाइट अभी कहां जा रही है रियर से डेंसर जा रही है, लाइट रियर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, ये अभी नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी बेंड होगी यहां पर, ठीक है, रुक गई। जब लाइट अब देखियो अंदर की तरफ देखो तो लाइट है ना, ये डेंसर से बाहर जाने का प्रयास कर रही है, अतः कोर क्या है डेंसर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिवनेस क्या है ज्यादा है, ये डेंसर हो गया और ये क्या हो गया रियर हो गया। तो लाइट जो हो रही है कोर से कहां जा रही है क्लेडिंग, यानी रियर से सॉरी डेंसर से रियर की तरफ, और जिस एंगल पे गिरी है वो एंगल जो है आई डैश है, क्या है, और आई डैश जो है वो आई डैश जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है बड़ा है, ये आईसी क्या है, क्या है क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर एंड क्लेडिंग, क्लेडिंग इंटरफेस, पता है क्या कह रहा है,
ये आईसी वो क्रिटिकल एंगल है जहां पर कोर और क्लेडिंग एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इसे इंटरफेस कहते हैं, जहां पे दो मीडियम मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं भैया, इंटरफेस। तो कोर और क्लेडिंग के इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है, आईसी। और जो एंगल, जिस एंगल से लाइट गिरी है वो क्या है, आईसी से ज्यादा है। तो लाइट अब बाहर नहीं आएगी, अब क्या होगी, बाउंस बैक कर जाएगी अंदर। फिर यहां पे आप देखोगे तो फिर क्या होगा, यहां पर आई डैश एंगल से गिरेगी, आई डैश फिर क्या जाता है। तो इसी प्रकार से लाइट क्या होती है, इस फाइबर के बाहर नहीं निकल पाती और ये दूसरे एंड पर पहुंच जाती है। ये क्या है भैया, ये है ट्रांसमीटर। यहां से लाइट, ट्रांसमीटर। और ये है आपका रिसीवर। ये क्या आपका रिसीवर है, रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन है। इस प्रकार से इसी सिद्धांत पे आपका काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। एक बार सिग्नल डाल दिया था तो पल्ली वाले एंड पे ही निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग, मतलब टीआईआर के ऊपर बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, टीआईआर। ठीक है। अच्छा, यूज क्या है, यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां कहां पे होता है बताइए। वाईफाई में, वाईफाई केबल, वाईफाई केबल की फॉर्म में, है ना, पता है। दूसरा बताओ, डेकोरेशन। आपने देखा है, हाँ बिल्कुल आपने देखा होगा, चाइना मार्केट, यहाँ पे सुंदरनगर में मार्केट लगी हुई होती है। ठीक है, जाओगे तो वहां पे एक फ्लावर पोट मिलता है, उसके नीचे बल्ब लगा होता है और उस पोट के बाहर ऐसी तारे निकली होती है, पतली पतली फाइबर टाइप की। जब नीचे से बल्ब जलेगा तो तारे क्या होती है, ब्लिंक करती हैं। देखा, इस तरीके का होता है। डेकोरेशन में ऐसा एक फ्लावर पोट होता है, इसमें से ऐसे पतली पतली तारे निकलती है, नीचे क्या होता है, बल्ब लगा होता है। बल्ब जब ग्लो करता है तो ये टिप्स जो होते हैं ना वो ग्लो करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि बल्ब की लाइट जब एंट्री मारती है तो कहीं से बाहर नहीं निकल पाती, केवल टिप्स के एंड से निकल पाती है। और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वो टिप क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। ठीक है, तो ये डेकोरेशन में काम आता है। अगला है एंडोस्कोपी, स्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, देखिए जब पेट में अल्सर वगैरह या कोई दिक्कत आती है तो मुंह के रास्ते एक पाइप ठूसा जाता है। ठीक है, और उस पाइप को ठूसने के बाद क्या होता है कि मॉनिटर पे अंदर का पूरा सिनेरियो उसके आ जाता है, जो भी अंदर जो ये गचरा वचरा जो भी फंसा हुआ है सब दिख जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। इसका बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि भैया एक वायर होती है, ठीक है, यहां से ये वायर होती है, पाइप होती है, इसके आगे एक फ्लैश लाइट होती है, लाइट। ठीक है, इसके तार के थ्रू ये लाइट जुड़ी होती है यहां से। ठीक है, मुंह में आपके ठूसते हैं, जब ये पहुंच जाता है ना तो इस लाइट को जला देते हैं। जला देंगे लाइट तो ये लाइट जल करके क्या होगी, आपकी सड़ी किडनी पे पड़ेगी। जब सड़ी किडनी पे पड़ेगी तो क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापसी क्या होगी, इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर जो लाइट आती है वो टर होती हुई डिस्प्ले पे आ जाएगी, इसकी इमेज। समझ गए। तो इस तरीके से एंडोस्कोपी में काम होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, आज के टाइम में इसके बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, कोई भी कम्युनिकेशन इसके बगैर नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर बड़ा सिंपल सी वर्किंग है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एक है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन आसान है अगर आप समझ जाओगे तो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब अगला आपका टॉपिक चालू होगा, स्पेरिकल लेंस। तो भैया वो लेंस जो स्फीयर से काटे जाते हैं, वो लेंस काटे जाते हैं, उन लेंसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल लेंस कहते हैं। और स्पेरिकल लेंस के दो टाइप है आपके, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है भैया, ये आपके स्पेरिकल लेंस का टाइप है। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है भैया, तो पहली सरफेस उसकी प्लेन होती है, दूसरी सरफेस क्या होती है उसकी, कॉन्वेक्स होती है। इसे प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है,
कॉनकेव आपका इस तरीके का लेंस होता है, और प्लेनो कॉनकेव क्या होता है, प्लेन फिर उसके बाद कॉनकेव। तो ये 4 टाइप के आपके लेंस है, ठीक है। आते हैं बात करते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम। साइन कन्वेंशन आप सबको पता होगा, चलो देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। नोट में ध्यान रखना, सभी डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। मतलब जो भी डिस्टेंस आपको नापना है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही होगा। स्टार्ट होगा कहां से, लेफ्ट में जाना तो भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाओगे, राइट में जाना तो भी ऑप्टिकल सेंटर से राइट में आओगे, नीचे आना तो भी ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग आपकी कहां से होनी है, ऑप्टिकल सेंटर। समझ गए। तो सभी डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाएंगे, ठीक है। ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको आप कई बार पोल भी कहते हो, ठीक है। इधर नापा गया सभी डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। इधर नापे गया सभी डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। इधर नापे गया सभी डिस्टेंस नेगेटिव, और ऊपर की तरफ नापे गए सभी डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है इसका, सिंपल सा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, ये लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कंपेयर टू मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम का क्या प्रिंसिपल है भैया, कुछ नहीं है। पहला है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव के लिए भी सेम ही फंडा वैलिड होता है। रे पैरेलल आएगी, जो पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, जो पोल पे जाएगी वो बगैर किसी चेंज के क्या होगी, पोर्ट से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल है, इन्हीं दोनों की सहायता से हम सारे डायग्राम को करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसान टॉपिक है, ठीक है। ये दो प्रिंसिपल इसमें मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं कनकेव में ही बना दूं ये चीजें। कॉनकेव में इस तरीके से आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आपको बता दूं क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है ये, तो रे को इस प्रकार से करेगा, मतलब कहीं से मिलने वाली है नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं से नहीं मिल रही ना, कहीं मिलेगी क्या रे, इससे मिलेगी, तो इससे नहीं मिलेगी तो लेफ्ट राइट साइड में इसका फोकस नहीं होगा, कहां होगा, इसको रिट्रेस करेंगे, इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल रे रिट्रेस कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, फोकस, ठीक है। अच्छा, इसका फोकस लेफ्ट में तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसका फोकस राइट में तो क्या होगा, कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कनकेव का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, इस प्रकार से आई हुई रेज होगी, वो बगैर पाथ चेंज किएगा, वो ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है भैया। तो ये आपके दो प्रिंसिपल है, इन्हीं दो प्रिंसिपल, कनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए आपको बता दिया, इन्हीं दो प्रिंसिपल से आपका रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। फोकस पर, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है, ठीक है, सी से पीछे है, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, इन बिटवीन सी एंड एफ। अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहां बनेगी, सी पर ही। और अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज आफ्टर सी बनेगी, सी के बाद बनेगी, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी। और अभी कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन सब केस में आप अगर कॉन्वेक्स है तो सब केस में आपकी इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ गया तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, समझ गया। तो मैं रे डायग्राम बना रहा हूं, रे डायग्राम पहला, ठीक है। अच्छा, यहां पे बता दूं वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस है ना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ क्या है,
फोकल लेंथ है, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट में, पहले केस में यू क्या है भैया, इन्फिनिटी पर। यू क्या है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस, और मैग्निफिकेशन होगी नेगेटिव, और इमेज होगी डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, मतलब पॉइंट साइज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट साइज, पॉइंट, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए, और लोकेशन का फोकस पे, ठीक है, एट दी फोकस, फोकस। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली रेस क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी, क्या होंगी, दूसरा, यू क्या है, बियॉन्ड, अगर सी के बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी, तो इमेज क्या बनेगी, ठीक है, इन बिटवीन सी एंड एफ, और मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायग्राम देखिए, सी है, ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, फोकस से, और एक रे यहां से आएगी, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, एफ है, ये क्या है, सी, ठीक है, समझ गया। अगला केस है तीसरा, यू क्या है, एट सी, इमेज कहां बनेगी, एट सी, मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सी है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज भी आपकी ही बनने वाली है, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली यहां से की, एक रे ये रही, ये पोल हो गया, ठीक है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बन जाएगी आपकी इमेज, ठीक है। अगला डायग्राम क्या है, चौथा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव, और इस केस में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है। ये है आपका सी, ये है आपका एफ, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और इमेज बना दो भैया, सी ये रहा, इमेज अपने आप बना दिया करो, ये रहा, ठीक है। हमें और बड़ी बना दी मैंने इमेज, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, मिला दो इससे, ठीक है, और इसको इससे मिला दो, ये पोल हो दो, ठीक है, ये बन गया। अगला आ रहा है आपका, यहाँ पे, हाँ, अगला कैसे पांचवा, क्या है, यू क्या, एट एफ, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज मच 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 ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में डायग्राम आपका ये बनने वाला है, क्योंकि इमेज आपकी इन्फिनिटी में बन रही है तो आप इमेज को नहीं बना सकते, ये एफ है, पैरेलल, ये भी पैरेलल, दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल रहेंगी तो इमेज कहां बनने वाली है, इन्फिनिटी पर, ये दोनों एक दूसरे को फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, कहां करेंगे, इनफाइनाइट पे। पांच, छठा, यू क्या है, इन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, वी क्या बनेगी, आफ्टर द लेंस, आफ्टर द लेंस, लेंस के बाद बनेगी, मैग्निफिकेशन इस केस में क्या आएगी, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से, ये एफ है, ये है आपका ऑब्जेक्ट,
एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से गई, फोकस से, और एक रे यहां से गई। तो ये अरे ये दोनों इधर तो नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इनके पाथ को रिट्रेस करेंगे। जहां पे काटेंगी वहां पर आपकी इमेज बनने वाली है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, इस प्रकार से। ठीक है भैया। तो रे डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगनी है, जो आपने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है भैया। अब हम करेंगे इसके बाद, आज तो नहीं कर रहा, कल ही क्लास में करेंगे हम लेंस फॉर्मूला। ठीक है भैया, और लेंस फॉर्मूला एग्जाम में हर बार आता है, क्वेश्चन आएंगे आएंगे, और बगैर लेंस फॉर्मूला के आप लेंस मेकर फॉर्मूला भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाले हैं, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।